सर, मेरी पृष्ठभूमि इस तरीके की रही है कि मैंने हमेशा से ही ये सुना है कि आरएएस बहुत ही सम्माननीय जॉब है। तो इसीलिए मेरे अनकॉन्शियस माइंड में बचपन से ही ये इच्छा हमेशा से रही है कि मैं एक अच्छी आरएएस ऑफिसर बन सकूं। जी सर, क्योंकि आसपास में एनवायरनमेंट ही ऐसा रहा है कि यहाँ पे आरएएस को एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, और सुनकर वो कहीं ना कहीं मेरे सेल्फ कॉन्सेप्ट में डेवलप हो गया है कि मुझे भी एक अच्छा आरएएस ऑफिसर बनना है। जाने के बाद आपको पता चला कि नहीं, मेरा मेकअप ऐसा नहीं है कि मैं उस जॉब के लिए बनी, फिर क्या करेंगे? सर, मुझे प्रिपरेशन के दौरान ही ये एहसास हो गया है कि ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट है, और मेरे जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन आरएएस में ही हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही हो सकता है। एकेडमिक रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो आपके पहले सीनियर हायर सेकेंडरी में साइंस के सब्जेक्ट्स थे, ग्रेजुएशन आपने साइंस में किया, फिर आप आगे बिजनेस मैनेजमेंट में, अब आप आना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। ये क्यों, उसको समझाएं, एक्सप्लेन करें। सो जैसे जैसे मैं अपने आप को समझती गई, अपने आप को एक्सप्लोर करती गई, मैं क्लियर होती गई कि मुझे क्या चाहिए, और इसीलिए अब फाइनली मैं ये डिसाइड कर पाई कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही सबसे ज़्यादा मैं सूटेबल हूँ। जॉब के लिए आप थोड़े ओवर क्वालिफाइड हैं। जी नहीं सर, कोई भी क्वालिफिकेशन ओवर नहीं हो सकती किसी भी काम को करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। JRF लेते हैं, इसका सेटल लेते हैं आप? मैं लेती थी सर, मेरा पीएचडी कंप्लीट हो चुका है, तो फेलोशिप बंद हो गई है। क्यों नहीं आप कॉलेज लेक्चरशिप के लिए ट्राई करती हैं? सर, मेरा मेन गोल यही रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, इसीलिए मैं कॉलेज लेक्चर के लिए नहीं ट्राई कर रही। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? सर, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं एम्पैथी रखती हूँ, सेंसिटिव हूँ, और ह्यूमन रिलेशंस में बहुत अच्छी हूँ। हमारे देश में ऐसे कोई भी 3 इश्यूज, 3 मुद्दे बताएं जो मतलब वुमेन से रिलेटेड है, महिलाओं से समस्याएं हैं। जी सर, लिटरेसी की, फ़ीमेल लिटरेसी की बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली राजस्थान में तो बहुत ही बुरी हालत है फीमेल लिटरेसी को लेकर। दूसरी बात ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स वुमेन को नहीं मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सारी प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं वुमेन से रिलेटेड। तो एटीट्यूड लोगों का बदलना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि औरतों का एटीट्यूड ही खुद के प्रति बदलना चाहिए। इसके अलावा चाइल्ड मैरिजेस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया की। अच्छा, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, घरेलू हिंसा अधिनियम, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा होता है, इस पर आप कितनी सहमत हैं? कुछ लोग हो सकता है इसका मिसयूज़ करते हों, लेकिन कई सारी महिलाओं को इसकी वजह से जस्टिस मिला है, और जस्टिस मिलने से ही पहले इस लॉ ने प्रिवेंटिव काम ज़्यादा किया है। कई लोग आज लोगों ने अपना व्यवहार सुधार लिया है क्योंकि वो इस लॉ के बारे में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इस लॉ को गलत कह देना उचित नहीं होगा। वसुंधरा राजे और ममता बनर्जी में से आप किसे बेटर चीफ मिनिस्टर मानती हैं? क्योंकि हम राजस्थान स्टेट में रहते हैं, तो वसुंधरा राजे जी के काम को मैंने ज़्यादा अच्छे से देखा है। ममता बनर्जी मैम के काम को मैं इतने अच्छे से देख नहीं पाई हूँ, लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे जी ने स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई हैं, और उन्होंने दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की है। तो मेरी नज़र में वसुंधरा राजे जी एक बेटर सीएम है, लेकिन फिर भी इस कंपैरिजन को उतना ऑब्जेक्टिव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि मुझे ममता बनर्जी मैम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है जितना मुझे वसुंधरा राजे जी मैम के बारे में पता है। अभी आपने जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने एक टर्म यूज़ किया था, अनकॉन्शियस माइंड। जी सर, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का सबसे बड़ा पार्ट फॉर्म करता है, और ये वहाँ पर वो चीज़ें स्टोर हो जाती है जो हम वाकई में हमारे अंदर तक उतर गई हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? कुछ चीज़ें हमें वहाँ याद आती रहती है, रिकॉल होती रहती है, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है कि वो क्या है। आप पीएचडी होल्डर हैं। जी अभी यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस थी राजस्थान में यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के, रैंक भी दिया गया था, तो उसके बारे में आपको जानकारी है? पीएचडी कराने को जी मैम, बिल्कुल। यूजीसी ने ये गाइडलाइंस जारी की थी कि अगर कोई पीएचडी करवाना चाहती है यूनिवर्सिटी, तो उनका ए ग्रेड होना ज़रूरी है। बी ग्रेड यूनिवर्सिटी और सी ग्रेड यूनिवर्सिटी को अलाउ नहीं है पीएचडी कराना। अगर वो करवाना चाहती है तो उन्हें नेट स्लेट एग्ज़ाम्स के थ्रू लेना पड़ेगा। राजस्थान से राजस्थान यूनिवर्सिटी है, एमएलएसयू है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। महिलाओं के लॉस को लेकर के मिसयूज का जो सर ने कहा, मेनका गांधी का आज का कुछ स्टेटमेंट है, जानकारी है आपको? सॉरी मैम, मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं देख पाई। ताकि आप कोई ऐसी हेडलाइन बताइए जो कि वाकई में आपको स्ट्राइक कर रही होगी और बहुत ही खास है।
नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण की थी बिहार की, मुझे अभी यही याद आ पा रहा है। लेखन को लेकर आपकी अभिरुचि है, जी अभी तक आपने क्या लिखा है? मैम, जी मैम, मैंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं। मेरे करीबन 15 रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। इसके अलावा मैं पोइट्री भी करती हूँ। पोएट्री करते हैं आप? जी। अच्छा, कोई करंट इशू पर आप कुछ पोएट्री करी है अभी आपने? कोई तत्काल ऐसी समस्या चल रही हो या मतलब जो करंट इशू चल रहा है उसको लेकर आपने कोई पोएट्री किया है? मैंने अपनी प्रिपरेशन को लेकर लिखा था, हालांकि वो करंट इशू नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी करंट इशू है। इसके अलावा मैंने फ़ीमेल पे लिखा था, फ़ीमेल एम्पावरमेंट को लेकर। कुछ अपनी लिखी पंक्तियाँ सुनाएंगे आप? जी मैम, बिल्कुल। बेखौफ पंछी सी पंख फैलाए, मैं उड़ने को खुला आसमान ढूंढती हूँ। नहीं किसी और के नाम की मोहताज, मैं अपनी अलग पहचान ढूंढती हूँ। प्यार, अधिकार और सम्मान के फूलों से रोशन वो बिन कांटों का गुलिस्तान ढूंढती हूँ। माँ कहे पराया धन और सास पराई बेटी, मैं अपना आशियाँ अपना मुकाम ढूंढती हूँ। खुद को बेहतर दिखाने की होड़ से पनपी इस कश्मकश का उचित समाधान ढूंढती हूँ। ना मैं आगे और ना वो पीछे, एक ऐसा समकक्ष पायदान ढूंढती हूँ। ना बांधे मुझे खुद की काबिलियत की सीमाओं में, ऐसा हमसफ़र ऐसा इंसान ढूंढती हूँ। प्रेम से रखे मेरे संजोए सपनों को, एक ऐसा निगहबान ढूंढती हूँ। थैंक यू मैम। आपके क्षेत्र की कोई समस्या जो आप बताना चाहें, ऐसी कोई चुनौती लगती है आपके आपके क्षेत्र जहाँ से आप आएंगे? बिल्कुल मैम, मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ और मुझे लगता है कि पर्यटन उदयपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पहचान है। झीलों की सफाई को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी उदय सागर को संरक्षण क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन वो जो लोकल पब्लिक है वहाँ पर इसको अपोज कर रही है। फतेह सागर का भी प्रपोज्ड है संरक्षण क्षेत्र में लेना, और मेरे ख्याल से ले लिया है, आई एम सॉरी। पिछोला भी प्रपोज्ड है, लेकिन लोकल पब्लिक इसको लेकर उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी, अगर मैं उदयपुर में पोस्टेड होती हूँ, तो झीलों की सफाई होगी। इसके अलावा अरावली का अवैध खनन भी वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, बजरी वगैरह का तस्करी वहाँ पर होती है। इसके अलावा वहाँ पर सीवेज सिस्टम भी ख़राब है उदयपुर का। और लिटरेसी के मामले में उदयपुर सिटी तो बेहतर है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो आपके क्षेत्र में भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, इसमें अभी अंडरग्राउंड वाटर की बहुत प्रॉब्लम है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? मैम, कारण ये है कि नदियाँ हैं, झीलें हैं, वहाँ कुछ जगह तक ही सीमित है, लेकिन जो पारंपरिक वाटरशेड स्ट्रक्चर्स होती हैं वहाँ पर लोगों में उतनी डेवलप्ड नहीं है। दूसरा बात ये है कि वहाँ पर हिली एरिया है, तो स्लोपिंग लैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर पानी ठहरता नहीं है, इसीलिए भूजल में रिस नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से लेकिन जिस तरह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मैंने सुना है वहाँ पे हर घर में ट्यूबवेल होता है। जी हाँ, वो भी एक रीज़न है, लेकिन निकालना तो बहुत बात की बात है, पहले जल अंदर रिसना चाहिए। तो मुझे लगता है रिसना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, उसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी इजीली अगर हम ट्यूबवेल वगैरह से रिलेटेड कोई रेगुलेशन लाते हैं तो। लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से भूजल स्तर बढ़ जाए। इसके लिए एक टर्म आती है साल्ट, स्लोपिंग एरिया लैंड टेक्नोलॉजी। उसमें कई सारी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बताई गई हैं जिनकी हेल्प से भूजल स्तर बढ़ सकता है। वहाँ पर जाडोल कोटरा जो ट्राइबल एरिया है बिल्कुल ही अनडेवलप्ड है, वहाँ पर आदिवासियों के एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर्स कुछ NGOs बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसे और ज़्यादा बढ़ाकर और लार्ज स्केल पे करके भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ओरिएंटेशन और एंड रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स के लिए UGC कंडक्ट करवाती है एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के थ्रू, तो उनका क्रिटिकल स्टडी मैंने किया है, पर्टिकुलरली राजस्थान के रेफरेंस में। पहला दोषी तो सर समाज है, जिसने इस तरीके की विचारधारा को पनपने दिया कि कन्याओं को नहीं पैदा होने देना है। उसके बाद उसका परिवार है जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मुझे ये लगता है। सर बिल्कुल गलत है, नहीं होने चाहिए, और इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब प्राचीन परंपरा हो सकती है ये, लेकिन अगर उसमें भी कोई बुराई है तो मुझे लगता है उसे एलिमिनेट करना चाहिए और उसके लिए प्रयास होने चाहिए।
भारतीय संस्कृति से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, इसीलिए मैं पर्सनली ये सही नहीं मानती, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे शादी की जो इंस्टीट्यूशन है उससे हो सकता है लोगों का विश्वास उठ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई इसे ऑप्ट करता है तो वो उनके पर्सनल विचार हैं, मैं अपने विचार दूसरों पर नहीं थोप सकती हूँ। ये वोल्टेयर कौन थे जो अभिव्यक्ति को लेकर के उन्होंने काफी जी मैम, पुनर्जागरणकालीन विचारक थे ये वोल्टेयर, और विचारों को की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर इनके बहुत अच्छे स्टेटमेंट आते हैं। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता दूंगा, ऐसा कुछ उनका कोटेशन हमेशा मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उससे। जी सर। सर, कंपनीज़ एक्ट 2013 में CSR से रिलेटेड बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें ये तय किया गया कि 1000 करोड़ टर्नओवर से ज़्यादा वाली जो कंपनी होंगी वह उनके नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटीज़ पे खर्च करना ज़रूरी है। सर, कोई भी कॉरपोरेट क्योंकि समाज के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल एयर को यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है, माइनिंग इंडस्ट्री है तो माइंस भी समाज की ही मानी जाती है, समाज का रिसोर्सेज माने जाते हैं, तो इसके बदले में उनका ये दायित्व बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ बदले में बेनिफिट करे। तो वो जो बेनिफिट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन के से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या किसी भी और तरीके से एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो, वो CSR एक्टिविटीज़ मानी जाती हैं। जी, कई बार शेल कंपनीज़ का जैसे आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि कंपनी है नहीं, बस अपने आप को बचाने के लिए कंपनी जी सर, आई एम रियली सॉरी सर, मैंने इसे पढ़ा है लेकिन मुझे अभी याद नहीं है। जी सर। सर, मुझे ऐसा याद आ पा रहा है कि एल्टन मेयो की थ्योरी में इसे पढ़ा था, जहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ को स्टडी किया था हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने ये देखा था कि ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं लोग, तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया था कि जो टारगेट है उससे कम अचीव किया करने वाले लोगों का कुछ और नाम दिया है, और उससे ज़्यादा अचीव करने वाले का कुछ और नाम दिया है। और सर, FW टेलर सर, सिर्फ साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं, पूरे मैनेजमेंट के फादर वो माने जा सकते हैं, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है मैनेजमेंट की। जी सर। जी सर। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर कोई बंदा अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, से कम स्तर का काम करता है। सर, क्वालिफ़िकेशन अलग चीज़ है और स्किल्स अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड होने के बाद भी वो स्किल्स अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे लोग क्वालिफाइड नहीं सर, मेरा ऐसा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन मेरे लिए या किसी के लिए भी लो स्किल जॉब नहीं हो सकता है, क्योंकि यही वो माध्यम है जिसके हेल्प से सरकार की जो नीतियाँ हैं वो आम जन तक पहुंचाई जा सकती है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बड़ा काम यही है किसी भी दिन। जी सर, अगर वैसे मुझे पूरा विश्वास है, जैसे मेरे पेपर्स गए हैं, कि मैं इसी बार क्वालिफाई कर जाऊंगी किसी अच्छी रैंक के साथ, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं अगली बार फिर दूंगी। जी सर। सो तो जो भी बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मेरे सामने होगी उसको मैं सर टीचिंग के लिए जा सकती हूँ।
प्रोज बताइए, एट प्रेजेंट 2 प्रोज बताइए और 4 कॉन्स बताइए, नेगेटिव साइड्स। ओके, डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सिटिलिटी से आता है, पॉपुलेशन की और क्वांटिटी से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री के पास अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि अगर स्किल्ड पॉपुलेशन है, तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ह्यूमन रिसोर्स आज के टाइम में सबसे बड़े रिसोर्स हैं। बाकी के सारे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन से ओके इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है पॉपुलेशन कहीं का भी, और इसके अलावा जो स्किल्स हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है अगर हमारे पास अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। वर्सिटिलिटी आती है हमारी थॉट में, हमारे कामों में। अगर पॉपुलेशन स्किल नहीं है तो डेमोग्राफिक डिविडेंड बनने की बजाय वो भार बन सकते हैं किसी भी कंट्री पर। गरीबी, बेरोज़गारी सब उसी के बाय प्रोडक्ट्स हैं। सरकार के जो रिसोर्सेज हैं फिर उन्हीं लोगों के ऊपर खर्च हो जाएंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं या जो कि अंडर एम्प्लॉयड हैं, तो सामाजिक स्तर उस देश का उठ नहीं पाएगा, और जो डेवलपमेंट में काम में रिसोर्सेज लगने चाहिए थे वो लग जाएंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में। सर, डोकलाम पठार को लेकर चल रहा है। चाइना ने अपनी आर्मी को वहाँ पर सड़क बनाने के लिए भेजा था, लेकिन हमारा जो चिकन नेक है NH-31 वो वहीं सिलीगुड़ी से पास से होकर गुजरता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये साजिश है हमें हर तरफ से कवर करने की। सर, ये भूटान में है पठारी। भारत में इसे डोकाला कहते हैं, लेकिन डोकलाम का हिस्सा भारत में नहीं है। चाइना के साथ है, तो भारत का फिर इसमें कहाँ नजर आता है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हम चिकन नेक को लेके थोड़े से इनसिक्योर फील कर रहे हैं इस समय, क्योंकि चिकन नेक हमें उत्तर पूर्व से जोड़ता है। दूसरी बात ये है कि भूटान को हमेशा से ही हमने संरक्षण में रखा है, तो एक अच्छे पड़ोसी और बड़े पड़ोसी होने के नाते जी हाँ, भूटान ज़्यादा अटैच्ड है इंडिया से चाइना के कंपैरिजन में। अब मुझे इसके बारे में नहीं अंदाज़ा है। मान लीजिए आप जो है सिलेक्ट हो जाते हैं, आपको जहाँ पोस्टिंग मिलती है वहाँ वर्क लोड बहुत ज़्यादा है जी, आपको एक पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करने की जरूरत है, जो डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं उसके अलावा, ठीक है। तो आप इंटरव्यू लेते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स का, 2 कैंडिडेट्स को आप शॉर्टलिस्ट करते हैं, उनमें से एक मेल है एक फीमेल, दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं। फीमेल कैंडिडेट है उसके हस्बैंड ऑलरेडी कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड है, और जो मेल कैंडिडेट है वो बेरोजगार है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे? सर, अगर दोनों इक्वली क्वालिफाइड हैं और फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं ये देखूंगी कि मेरी कंपेटेबिलिटी किससे ज़्यादा है। मुझे इस बात से भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि कोई एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है या सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं ये देखूंगी कि मेरा एडजस्टमेंट किससे बेटर हो सकता है, मेरी तरह से कौन काम कर सकता है उन दोनों में से। जी नहीं सर, अगर वो वाकई में क्वालिफाइड है तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें कहीं ना कहीं और जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी को सेलेक्ट करने का कि वो बेरोज़गार है इसलिए सेलेक्ट कर लिया जाए। जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है ये एक लेबोरेटरी है मास्ट। जी, इंडिया से की ऑनरशिप में है, उदयपुर में। जी सर, सोलर ऑब्जर्वेटरी में मास्ट को इस्टेब्लिश। थैंक यू।